गुड मॉर्निंग 10+2 क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा विषय है पब्लिकेट लोक प्रशासन, पाठ नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ नंबर 2, कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका। इसका हम आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आओ शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन करो। भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करो अथवा भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन के अंदर राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो इसको शुरुआत करते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था अपनाई गई है और संघ की सभी शक्तियां जो है संविधान द्वारा धारा 53 के अनुसार राष्ट्रपति को दी गई है। वही इनका उपयोग अपने अधीनस्थ अपने साथ के अधिकारियों की सहायता से कर सकता है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां आगे हैं। राष्ट्रपति को मुख्य रूप से संघ की सभी कार्यपालिका की शक्तियां मिली हुई है। इसके अतिरिक्त उसे अन्य प्रकार की शक्तियां भी उसके पास है। वास्तव में भारत का जो सारा शासन है राष्ट्रपति के नाम पे चलता है। उनकी शक्तियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले नंबर पे आती है शांतिकालीन शक्तियाँ और दूसरे नंबर पे आती है संकटकालीन शक्तियाँ। तो शांतिकालीन शक्तियाँ क्या होती है इनके बारे में पढ़ते हैं हम। शांतिकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को समय की जो शक्तियाँ मिली हुई है वे इस प्रकार है। नंबर 1, कार्यपालिका की शक्तियाँ। इसके अंदर आता है प्रशासकीय शक्तियाँ। भारत का समस्त शासन उसी के नाम पर चलाया जाता है और भारत सरकार के सभी निर्णय औपचारिक रूप से उसी के नाम पर लिए जाते हैं, क्योंकि वह देश का सर्वशासक होने के कारण नियम व अधिनियम भी बनाता है। नंबर 2, मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियाँ। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसी के परामर्श से आगे मंत्रिपरिषद अथवा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, परंतु वह प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। नंबर 3 पे नियुक्तियां करने की शक्तियां। सभी प्रकार की जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल हो, चुनाव आयुक्त हो, महालेखा परीक्षक हो, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, राज्यों के साझा लोक सेवा आयोग हो तो उसका अध्यक्ष व दूसरे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी क्या है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कि बड़ी बड़ी जो नियुक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ही उन्हें शपथ वगैरह दिलवाता है। नंबर 4 पे आता है सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति राष्ट्र की, देश की शस्त्र सेनाओं, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। वह स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। वह फील्ड मार्शल को उपाधि भी प्रदान करता है। वह राष्ट्रीय रक्षा समिति का अध्यक्ष माना जाता है। 5 नंबर पे आता है विदेशी मामलों की शक्तियाँ। राष्ट्रपति को विदेशी मामलों की बहुत अधिकार प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे देशों को भेजे जाने वाले राजदूत उसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और अन्य देशों के राजदूतों को भारत में वही स्वीकार करता है। नंबर 6 पे राज्य सरकारों को निर्देश देने की शक्ति। राष्ट्रपति राज्यों के आपसी संबंधों के बारे में कुछ निर्देश जारी करने और उन पर नियंत्रण रखने तथा उनमें सहयोग करने के कुछ अधिकार प्रदान किए गए। आगे आता है विधायिनी या विधायकी शक्तियाँ। इसके अंदर नंबर 1, राष्ट्रपति की संसद के अधिवेशन बुलाने की शक्ति। राष्ट्रपति ही संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है।
अधिवेशन का समय बढ़ा सकता है तथा उसे स्थगित भी कर सकता है। वह जब चाहे तब अधिवेशन बुला सकता है, परंतु उसके लिए यह आवश्यक है कि पिछले अधिवेशन की बैठक तथा अगले अधिवेशन की बैठक में कम से कम 6 महीने का अंतर से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। यदि 6 महीना अंतर जरूर हो, लेकिन उससे अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा संसद में भाषण। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में अलग अलग या दोनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। नई संसद का पहला व वर्ष का पहला अधिवेशन राष्ट्रपति के भाषण से आरंभ होता है, जिसमें राष्ट्रपति संसद को उन सदस्यों या उद्देश्यों के बारे में सूचनाएं देता है जिनके लिए अधिवेशन बुलाया गया है। नंबर 3, राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिन्हें वह साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज के बारे में विशेष व्यवहारिक अनुभव होता है। वह नंबर 4 पे आता है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन को सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा के अंदर भी मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। नंबर 5, संसद द्वारा पास किए गए बिलों पर स्वीकृति। दोनों सदनों को पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आता है तथा उसे स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनाया जा सकता। कोई भी चाहे धन विधेयक हो, उसे उसको स्वीकृति देनी पड़ती है, क्योंकि धन बिल राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश होते हैं। साधारण बिलों पर उसे निषेधाधिकार का अधिकार प्राप्त है, अर्थात वह साधारण बिल पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, स्वीकृति रोक लगा सकता है तथा बिल को संसद में वापस भेज सकता है। नंबर 6 पे है, कुछ बिल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति संसद में पेश किए जा सकते हैं। धन बिल और कुछ अन्य बिल जैसे कि नए राज्यों को बनाने तथा वर्तमान राज्यों के नाम सीमा परिवर्तन करने संबंधी वाले बिल राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते हैं। आगे आता है लोकसभा को भंग करने की शक्ति। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है, परंतु राष्ट्रपति निश्चित अवधि से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। नंबर 8 पे है, राज्य विधानमंडलों द्वारा पास कुछ बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए ऐसे बिलों जिनका उद्देश्य निजी संपत्ति से अनिवार्य अर्जन होता है या उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करना हो, संसद द्वारा घोषित की गई आवश्यक वस्तुओं पर क्रय विक्रय कर लगाना हो इत्यादि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। आगे आता है अध्यादेश जारी करना। भारतीय राज्य संविधान की धारा 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। वह संसद का अधिवेशन न हो रहा हो और ऐसी परिस्थितियाँ हो इस बात को बाध्य करती हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। वह अध्यादेश उसी बात और उसी के प्रभाव में लागू होते हैं जिसके द्वारा संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम परंतु संसद का अधिवेशन आरंभ होते ही ये सामने रखे जाने आवश्यक है। आगे है संदेश भेजने का अधिकार। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। जिस सदन को राष्ट्रपति द्वारा संदेश भेजा जाता है वह शीघ्र ही उसके संदेश पर विचार करता है। आगे आता है वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति को काफ़ी वित्तीय शक्तियाँ या अधिकार प्रदान किए गए हैं। नंबर 1 है बजट पेश करना। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति की ओर से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 2 वित्त बिल प्रस्तुत करने की अनुमति देना। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी बिल संसद में पेश नहीं किया जा सकता। उसकी अनुमति के बिना वित्तीय अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। आकस्मिक निधि पर नियंत्रण नंबर 3 था। भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन है। इस निधि से वह किसी भी आकस्मिक खर्च के लिए संसद की स्वीकृति पूर्व धनराशि खर्च करता है। नंबर 5 है 4 नंबर पे है आयकर से होने वाली आय तथा पटसन से निर्यात पर हुई आय का वितरण। राष्ट्रपति आय से कर से होने वाली आय में विभिन्न राज्यों के भाग को निर्धारित करता है, यानी अन्य लोगों के जो टैक्स वगैरह लगते हैं कर से होने वाली जो आय प्रदान होती है प्राप्त होती है उससे विभिन्न राज्यों के भाग को निर्धारित करता है तथा यह भी निश्चित करता है कि पर्सन के निर्यात कर को
उसकी आय में से कुछ राज्यों को बदले में क्या धनराशि मिलनी चाहिए। आगे आता है इसकी न्यायिक शक्तियाँ, ये अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन था यहीं तक, ये आपको पढ़ना है, इसको याद करना है। धन्यवाद।